हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी 12th की सोशलॉजी की एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम क्लास 12 सोशलॉजी का लास्ट चैप्टर, बुक 1 का लास्ट चैप्टर करेंगे, जो कि है चैप्टर 6 द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। जैसे कि अभी तक हमने अपने चैप्टर में पढ़ा कि कितने तरीके के कल्चर डाइवर्सिटीज़ होते हैं, किस तरीके से लोगों को एक्सक्लूड किया जाता है, क्या क्या ट्राइब्स होते हैं, कास्ट होते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे कि इनके साथ साथ चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर किसी ने भी इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। और अगर आपको क्लास 11 क्लास 12 एनसीईआरटी सोशलॉजी के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको सोशलॉजी ऑप्शनल के लिए रेफरेंस बुक के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो तो आप उसके लिए भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 6 द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटीज़ के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। What are the tensions with a cultural diversity? ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि कल्चरल डाइवर्सिटी तो है, ठीक है, हम मान रहे हैं कि बहुत अलग अलग टाइप की कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उसके साथ साथ टेंशन क्या है। इसमें टेंशन वाली बात क्या है, जिसका अपना जो रिलीजन है वो उसे फॉलो करे, उसे आराम से यूज़ करे। इसमें लोग इतना टेंस्ड क्यों हो जाते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी एम्फसाइजेस डिफरेंट रेदर देन इनइक्वालिटी। ठीक है, जैसे कि हमको पता है डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस, अलग अलग लैंग्वेज के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग। डाइवर्सिटी का मतलब इनइक्वालिटी तो नहीं होता है, तो इसमें टेंशन वाली बात क्या है। तो इसमें बोल रहा है कल्चरल डिफरेंसेस इज इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी एक्ट एज अ डिसीविव फोर्सेस। ठीक है, जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बढ़ाते हैं। और ये एक डिसीजिव फोर्स की तरह, मतलब मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है ना किसी चीज़ में, तो उसकी तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। जैसे कि ये सब क्या है, जो 3 फैक्टर्स यहाँ पे बताए गए हैं जो कि सोशलाइजेशन का पार्ट है। क्या है, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म और कास्टिज्म। ठीक है, रिलीजन मानना कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप, और कास्टिज्म ये क्या होते हैं, हमारे सोशलाइजेशन का पार्ट होते हैं। ठीक है, किसी भी एक कम्युनिटी की आइडेंटिटी कब उसको मिलती है, कम्युनिटी की, वो किस कम्युनिटी का है, किस कास्ट का है, किस रीजन का है, तो वो उसको ये आइडेंटिटी डिपेंडिंग ऑन द बर्थ, ठीक है, उसको किस वो घर में जन्मा है उससे क्या होता है, उसको ये आइडेंटिटी मिलता है। और ये चीज़ क्या होता है, एक्सक्रिप्टिव होती है। ठीक है, कि मतलब आप जन्म लियो तो आपके साथ ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, आप इसको ये लेते नहीं हो, अलग से इनहेरेंट नहीं करते हो। ठीक है, आपके साथ साथ ये चीज़ें रहती हैं। इसमें आपका कोई चॉइस नहीं होता है कि आप हिंदू घर हुए तो आपको मुस्लिम घर होना है, आप मुस्लिम घर हुए तो हिंदू घर होना है, क्रिश्चियन घर होना है। इसमें आपका कोई चॉइस नहीं होता, और ये यूनिवर्सल होता है। ऐसा नहीं कि आपको पर्टिकुलर एक कम्युनिटी में देखने को मिलेगा तो दूसरे कम्युनिटी में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यूनिवर्सल होता है, हर कम्युनिटी में क्या होता है, अप्लाइड होता है। यहाँ पे स्टेट का एक एग्जाम्पल दिया गया है, डेफिनेशन दिया गया है। क्या दिया गया है, मैक्स वेबर ने दिया है, अ बॉडी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स अ मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। ठीक है, स्टेट क्या होता है, वो एक सक्सेसफुल मतलब बॉडी होता है जो कि क्या कर सकता है, एक किसी भी टेरिटरी पे अपना क्या कर सकता है, हक जमा सकता है कि ये मेरा एरिया है। ठीक है, वो उस पर मोनोपोली की तरह वर्क कर सकता है। वहाँ का कॉमन लैंग्वेज होता है, रिलीजन होता है और एथनिसिटी होती है। ठीक है, nations are communities that have a state of their own nationalism, nation state। ठीक है, नेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, एक कम्युनिटी की तरह डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसके अपने खुद के बहुत सारे स्टेट हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग नेशनलिज्म या नेशन स्टेट भी बोलते हैं। फिर इसमें बोल रहा है एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट सोशल ग्रुप। ठीक है, कि आप अपने कल्चर को भूल के जो वहाँ पे सोशल ग्रुप चल रहा हो, आप क्या करो, उस सोशल ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसी में एसिमिलेट हो जाओ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब नेशनल कल्चर, आप सब लोग मिलके क्या करो, एक नेशनल कल्चर बना लो कि हमारे नेशन का यही कल्चर है, यही फॉलो करना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं हमारे सोसाइटी में, एक एसिमिलेशन होता है और एक इंटीग्रेशन होता है।
कल्चरल डाइवर्सिटी एंड द इंडियन नेशन स्टेट एंड ओवरव्यू। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो इंडियन नेशनल स्टेट है, उसका एक ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। ठीक है, इंडिया बहुत सारी डाइवर्स कंट्री है, वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज भी हैं और बहुत सारी डायलेक्ट्स भी हैं। यहाँ पे क्या है, इंडिया में बोल रहा है ना ही एसिमिलेशन पॉसिबल है ना ही इंटीग्रेशन पॉसिबल है, क्योंकि एसिमिलेशन है जैसे डोमिनेंट हिंदू है। ठीक है, पॉसिबल है क्या कि सब लोग हिंदू हो जाएं, हिंदू में मिल जाएं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा स्टेट क्या है, सेकुलर स्टेट है। ठीक है, उसका कोई भी, हमारे स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ हमारे इंडिया में पॉसिबल नहीं है। इंडिया में बता रहा है रीजनलिज्म रूटेड इन इंडियाज डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, ट्राइब एंड रिलीजन। यहाँ पे क्या है, रीजनलिज्म को माना जाता है। ठीक है, ये इंडिया की डाइवर्सिटी है, इसको हमारा बेस माना जाता है। ठीक है, जो यहाँ की डाइवर्सिटी है उसको यहाँ का बेस माना जाता है। जैसे यहाँ के अलग अलग लैंग्वेज के लोग, यहाँ के कल्चर के लोग, यहाँ अलग अलग ट्राइब्स, रिलीजन, ये हमारी जड़ें हैं। इसके बिना इंडिया हमारी सर्वाइव नहीं कर सकती है। यहाँ पे फेडरलिज्म के बारे में बताया गया है कि क्या किया गया है, पावर को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे अलग अलग लिस्ट बनाए गए हैं, कंकरेंट लिस्ट, 5 ईयर प्लान्स जो बना था, जो अलग अलग कमीशन सेटअप हुए थे। तो इसमें बता रहा है क्या, इन सब में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है और गवर्नमेंट को इंटरवीन करना भी चाहिए, क्योंकि द नेशन स्टेट एंड रिलीजन रिलेटेड इश्यूज एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है, क्योंकि एक नेशन स्टेट में लोगों को क्या होता है, अपनी आइडेंटिटीज़ को, अपने रिलीजन्स को लेके हमेशा मुद्दे मिलते रहे हैं। जैसे कि हम लोग कम्युनलिज्म देखते हैं, तो कम्युनलिज्म में क्या होता है, एक सुपीरियरिटी होती है कि रिलीजियस फैक्टर होता है कि हमारा रिलीजन्स अच्छा है, हमारा रिलीजन सबसे अच्छा है, वो सबसे ऊंचा है, ऐसा है। ठीक है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी सेटअप है। ठीक है, माइनॉरिटी के कुछ लोग हैं, कुछ मेजॉरिटी के लोग हैं। Social and economical and political inequalities for a democratic nation, we need to know about minorities. Example can be neglected, special provisions are there. ठीक है, अगर हमें अपनी सोसाइटी को, डेमोक्रेटिक नेशन को डेमोक्रेटिक बनाना है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ से बचाना है, ठीक है, तो हम कभी भी क्या कर सकते हैं, अपने माइनॉरिटीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमेशा उनके लिए एक अलग प्रोविज़न्स बनने चाहिए, और जो कि हमारे इंडिया में अच्छे से बने भी हैं टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे बता रहा है माइनॉरिटीज़ वर्सेस प्रिविलेज्ड माइनॉरिटीज़। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है। माइनॉरिटीज़ का मतलब जैसे कि हमने हमेशा देखा है न्यूमेरिकल वे में, ठीक है, जो कि जिनके पास क्वालिफिकेशन ना हो या कोई कुछ डिसएडवांटेजेस ग्रुप में हो। ठीक है, मतलब लेस क्वालिफाइड लोग हैं, उनको हम लोग क्या बोल दिया, माइनॉरिटी ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रुप है जो कि लेस क्वालिफाइड है, उसको हम लोग माइनॉरिटी बोल दिया। या कोई डिसएडवांटेजेस ग्रुप है तो उसको हम लोग माइनॉरिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बता रहे प्रिविलेज माइनॉरिटीज़ हम लोग उनको बोलते हैं जो कि वेल्दी पीपल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब माइनॉरिटी आती है, ठीक है, तो वहाँ पे एक कलेक्टिविटी आ जाती है कि जितने लोग उस ग्रुप के होंगे सब साथ में हो जाते हैं, उनके अंदर सॉलिडिटी आ जाती है, एकजुट हो जाते हैं वो लोग, और बिलोंगिंग हो गया यहाँ पे। ठीक है, उनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो जाती है कि एक्चुअली हमें फाइट किस लिए करना है। ठीक है, फिर है हमारा कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या होता है, एग्रेसिव चार्विज्म बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी। Chavism itself is an attitude that sees one's own group as the only legitimate और worthy group। ठीक है, कम्युनलिज्म मतलब क्या होता है, अपने जो रिलीजन को लेके या अपने ग्रुप को लेके एक सुपीरियर भावना, ठीक है, कि हमारा ही ग्रुप सबसे सुपीरियर है, उसमें एक लेजिटिमेट और क्या है, अपने ग्रुप को लेके उसके अंदर क्या होती है, एक सुपीरियरिटी रहती है हमेशा कि हमारा ग्रुप क्या है, सबसे अच्छा है और सबसे ऊंचा है, इसी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो कम्युनलिज्म है वो पॉलिटिक्स में क्या करता है, टेंशन लेके आता है, वायलेंस क्रिएट करता है, और रायट्स के भी क्या होते हैं, बहुत चांसेस होते हैं। गवर्नमेंट कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट भी काफ़ी हद तक और इक्वली क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि हमने इसके लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कन्फ्लिक्ट, ऐसा तो नहीं है कम्युनलिज्म आज है, हमने क्या देखा है, काफ़ी सालों से इसकी एक अच्छी खासी हिस्ट्री देखी है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ये कन्फ्लिक्ट्स देखने आ रहे हैं। हमारे सोसाइटी में क्या है, रिलीजियस प्लूरलिज्म भी है। ठीक है, कि बहुत सारे रिलीजियस लोग क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं,
हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई सब तो एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकुलरिज्म की बात की गई है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉम्प्लेक्स टर्म्स इन सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। अगर आप इसको सोशली या पॉलिटिकली समझने की कोशिश करो तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म है, ठीक है। अराइवल ऑफ मॉडर्निटी, और ये मॉडर्निटी के साथ साथ आया है। ये हमें कहीं ना कहीं साइंस और रैशनैलिटी को भी बढ़ावा देने का एक तरीके से साइन होता है। पेज नंबर 136 और लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ठीक है। आपको 136 पेज नंबर पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपसे एक्चुअली में पूछेगा क्या हमारे सोसाइटी में सेकुलरिज्म है, क्योंकि सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि हमारे स्टेट का कोई भी पर्टिकुलर क्या होता है, रिलीजन नहीं होता है, ठीक है। वो कोई भी रिलीजन या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर में कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं बनाया जाता है। अलॉन्ग विथ माइनॉरिटीज़ हाउ, और अगर है भी तो माइनॉरिटीज़ के साथ कैसे है, क्योंकि आप माइनॉरिटीज़ को अलग क्या करते हो, अलग उनके लिए एक्ट बनाते हो, उनको प्रोविज़न्स देते हो, स्पेशल प्रोविज़न्स देते हो। तो आप कैसे कह सकते हो सेकुलर है हमारा स्टेट, कि उसका कोई भी रिलीजन नहीं है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को जब प्रोटेक्ट कर रहे हो, उनके लिए एक्ट्स बना रहे हो, तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो नेशन स्टेट अ डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। अगर आप नेशन स्टेट का वर्ड सुनते हो तो आप इसको एज अ डेवलपमेंट प्रोसेस भी कह सकते हो कि एक डेवलपमेंट प्रोसेस का नाम है नेशन स्टेट। अब यहाँ पे बताया है स्टेट एंड सोसाइटी के बारे में कि क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये एक एज एन इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क करती हैं। इसमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये पूरे के पूरे नेशन को रिप्रेजेंट द नेशन, ये पूरे के पूरे नेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। कैन टर्न इनटू ऑथोरिटेरियन, ठीक है। और ये कभी कभी क्या होता है, पूरे ऑथोरिटी को ही चेंज कर लेता है, ठीक है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी पावर अपने हाथ में ले लेती है, जैसा कि हमने इमरजेंसी 1995 के अंडर देखा था कि जब इमरजेंसी लागू हुआ था तो हमारे पूरे राइट्स को क्या कर लिया गया था, छीन लिया गया था। स्टेट्स का अपना कोई राइट नहीं था, हमारे पास कोई हक नहीं था, ठीक है। ना फंडामेंटल राइट्स, ना स्टेट के राइट्स, कुछ भी काम नहीं करते हैं उस टाइम। वो सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती हैं। फिर हम सिविल सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सिविल सोसाइटी के बारे में एक्चुअली में क्या कहा गया है यहाँ पे, तो ब्रॉड एरिना, ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है। नॉन स्टेट, नॉन मार्केट, नॉट कंट्रोल बाय स्टेट। इसका कोई स्टेट नहीं होता, कोई मार्केट नहीं होता और ना ही इसको स्टेट कंट्रोल करती है। ये एक वॉलेंट्री टर्म होता है, ठीक है। ये एक एसोसिएशन होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन की तरह क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस, एनजीओज। इमरजेंसी के टाइम क्या किए गए थे, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए थे कि जैसे कि मान लो कि जो इमरजेंसी लागू हुई थी, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि अचानक से हमसे हमारे सारे राइट्स ले गए थे। वहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन हमें बताया गया था कि ये इमरजेंसी लग रहा है, दैट्स वाई आपके सारे राइट्स लिए जा रहे हैं। स्टेट इज़ अकाउंटेबल टू नेशन एंड पीपल, और हमारे नेशन या पीपल के लिए हमेशा कौन अकाउंटेबल होता है, तो हमारी स्टेट हमेशा इन चीज़ों के लिए अकाउंटेबल होती है, जवाबदेही होती है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको क्लास 11 सोशलॉजी, क्लास 12 सोशलॉजी, NCERT के हैंड रिटन नोट्स अगर परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप UPSC के प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको ऑप्शनल सोशलॉजी ऑप्शनल के लिए हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड सपोर्ट अस। वेट अ मिनट, बंद।